नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीजे मीडिया और मैं हूं सैयद नजीर। दुनिया भर की अहम खबरों में हम आपको बताएंगे अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के मास्टरमाइंड ने कैसे किया गुनाह कबूल और हमास चीफ इस्माइल हनिया की मौत के बाद कैसे पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव। इसके अलावा आपको दिखाएंगे तुर्की में क्यों लगा इंस्टाग्राम पर बैन। तो शुरुआत बड़ी खबर से। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 के हमलों की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड के साथ अमेरिका ने समझौता कर लिया है। समझौते के मुताबिक मौत की सजा माफ करने के बदले आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अमेरिकी मीडिया ने बताया कि खालिद शेख मोहम्मद, वालिद बिन अताश और मुस्तफा अल हौसावी ने आजीवन कारावास की सजा के बदले साजिश का दोष कबूल करने पर सहमति जताई थी। मार्च 2003 में पाकिस्तान में पकड़े जाने से पहले खालिद शेख मोहम्मद को अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति माना जाता था। साल 2006 में ग्वांतानामो जेल पहुंचने से पहले उसने गुप्त CIA जेलों में 3 साल बिताया। शेख ने बताया कि वो 9/11 के हमलों का मास्टरमाइंड था। इसके अलावा वो अमेरिका के खिलाफ कई साजिशों में भी शामिल था। बता दें कि उसने अमेरिका की यूनिवर्सिटी से ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी। ट्विन टावर को गिराने की योजना बनाने के अलावा खालिद शेख ने दावा किया कि उसने 2002 में अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल का सिर काट दिया था। इसके अलावा 1993 में उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भी बमबारी की थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। पेंटागन की तरफ से जारी बयान के मुताबिक फिलहाल इस प्रस्ताव से जुड़े किसी भी विवरण को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। हमास चीफ इस्माइल हानिया की ईरान में हत्या कर दी गई। हानिया ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इस समारोह के कुछ घंटे बाद ही हवाई हमले में हानिया की मौत हो गई। हमास ने इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ बताया और बदला लेने की धमकी दी। हालांकि इजराइल ने इस हमले पर अब तक चुप्पी साध रखी है। इस्माइल हानिया की हत्या कैसे हुई, ये अभी तक गुत्थी बनी हुई है। हमास ने आरोप लगाया कि इजरायली एयर स्ट्राइक में हमास नेता हानिया की मौत हुई है। उधर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमैनी ने ईरान को सीधे इजराइल पर हमला करने का आदेश दे दिया है। यह हमला तेहरान में हमास के नेता इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए किया जाएगा। आदेश के बारे में जानकारी रखने वाले 3 ईरानी अधिकारियों ने बताया कि खमैनी ने ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक इमरजेंसी बैठक में ये आदेश दिया। ईरान की धमकी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन पर बात की। इस बातचीत के दौरान बाइडेन ने वादा किया कि अमेरिका ईरान के किसी भी हमले से इजराइल की रक्षा करेगा। ईरान में हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हनिया की हत्या के बाद से पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ गया है और ईरान ने इजराइल को हमले की धमकी दी है। बाइडेन के अलावा राष्ट्रपति पद की दावेदार कमला हैरिस ने भी बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात की। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हनिया के साथ ही इजराइल ने हाल ही में हिजबुल्लाह के एक शीर्ष कमांडर को भी बेरूत में ढेर कर दिया था। ऐसे में हिजबुल्लाह भी इजराइल पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इजराइल की सरकार ने हालांकि अभी तक खुलकर यह कबूल नहीं किया है कि इस्माइल हनिया की हत्या के पीछे उसका हाथ है, लेकिन इजराइल ने इनकार भी नहीं किया है। तेहरान में हमास के नेता इस्माइल हनिया की हत्या के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए लेबनान के बेरूत में भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की। दूतावास ने भारतीयों को लेबनान में गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी में कहा, लेबनान में सभी भारतीयों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। ईमेल के जरिए सभी भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। भारतीय दूतावास ने यह एडवाइजरी तब जारी की है जब लेबनान की राजधानी में इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर फुआद शुक्र की मौत हो गई। यह हमला हमास नेता इस्माइल हनिया की हत्या के कुछ घंटों बाद हुआ। अमेरिका में राष्ट्रपति पद को लेकर नवंबर महीने में चुनाव होने वाले हैं। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप लगातार डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस की नस्लीय पहचान पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने फिर से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की नस्लीय पहचान पर सवाल उठाया। ट्रंप ने उनकी एक तस्वीर शेयर करते हुए हमला बोला है, जिसमें कमला हैरिस अपने परिवार के मेंबर के साथ साड़ी पहने नजर आ रही हैं। ट्रंप ने कहा कि भारतीय विरासत के लिए कमला हैरिस का प्यार और गर्मजोशी सराहनीय है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अभी तक कमला हैरिस भारतीय विरासत पर जोर देती थी, लेकिन वो अब अचानक से अश्वेत बन गई हैं। इस पर हैरिस ने पलटवार करते हुए कहा कि ट्रंप की टिप्पणी बांटने वाला और अनादर से भरी हुई है। दरअसल अमेरिका की राजनीति में श्वेत और अश्वेत हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि अमेरिका में भारी संख्या में अश्वेत मतदाता हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा में अमेरिका, रूस और पश्चिमी देशों के बीच कैदियों की अदला बदली हुई है। इस डील के तहत अमेरिका, रूस और जर्मनी समेत 7 देशों की जेलों में कैद 24 कैदी रिहा किए गए हैं।
फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद शीत युद्ध के बाद से वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच संबंध सबसे निचले स्तर पर होने के बावजूद व्यापार में सालों की गुप्त बैक चैनल के जरिए यह बातचीत हुई। जानकारी के मुताबिक इवान गेर्शकोविच को रूस की एक अदालत ने बीते महीने जासूसी के मामले में दोषी ठहराते हुए 16 साल के जेल की सजा सुनाई थी। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहले ही सौदे को मंजूरी दी थी। इसमें 2 नाबालिग समेत 10 कैदियों को रूस भेजा गया है, जबकि 13 कैदियों को जर्मनी और 3 कैदी अमेरिका भेजे गए हैं। वहीं इससे पहले अप्रैल 2022 और दिसंबर 2022 में दोनों देशों के बीच कैदियों की अदला बदली हुई थी। वेनेजुएला में फिर से निकोलस मादुरो की सत्ता में वापसी हुई है। राष्ट्रपति चुनाव में मादुरो को विजेता घोषित किया गया, हालांकि विपक्ष चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहा है। इस बीच अरबपति बिजनेसमैन एलन मस्क और मादुरो के बीच एक अलग जुबानी जंग शुरू हो गई है। नए राष्ट्रपति ने एक्स के मालिक एलन मस्क को लड़ने की चुनौती दी, जिसे उन्होंने अब स्वीकार कर लिया है। मस्क ने वेनेजुएला के चुनाव परिणामों को लेकर एक के बाद एक कई पोस्ट किए हैं। उन्होंने मादुरो को तानाशाह बुलाते हुए शर्म आने की बात कही। उन्होंने कहा कि तानाशाह मादुरो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एलन मस्क की चुनौती स्वीकार की जाने पर सोशल मीडिया यूजर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। राष्ट्रीय चुनाव परिषद के प्रमुख एल्बिस एमोरोसो ने बताया कि मादुरो को 51% वोट मिले हैं, जबकि विपक्षी उम्मीदवार एडमुंडो गोंजालेस के खाते में 44% वोट गए हैं। वेनेजुएला के लोग राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो 25 साल से एक ही पार्टी के शासन के अंत का रास्ता खोल सकते थे, लेकिन 11 साल से मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए वो विफल रहे। तुर्की ने अचानक पूरे देश में इंस्टाग्राम पर बैन लगा दिया। इस बैन के चलते इंस्टाग्राम का मोबाइल ऐप काम नहीं कर रहा है। तुर्की की कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इस फैसले की जानकारी दी, लेकिन बैन की वजह या समय सीमा नहीं बताई गई है। यह कदम तुर्की के संचार अधिकारी फहरेटीन अंतुल की इंस्टाग्राम पर की गई आलोचना के बाद आया है। अल्तूर ने इंस्टाग्राम पर हमास प्रमुख इस्माइल हनिया की हत्या पर शोक संदेशों को ब्लॉक करने का आरोप लगाया और इसे सेंसरशिप करार दिया। इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने इस बैन पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तुर्की सरकार द्वारा कारण नहीं बताए जाने से इस बैन पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पेरिस में ओलंपिक का आयोजन चल रहा है। पूरी दुनिया की नजर इस आयोजन पर है। हालांकि सोशल मीडिया पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो चर्चा में है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो अपने खेल मंत्री को किस कर रहे हैं। खेल मंत्री एमिली ओडोया कास्टेरा को मैक्रो किस कर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ खड़े और नेताओं को असहज महसूस करते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद फ्रेंच मैगजीन मैडम फिगारो ने इसे हाईलाइट किया। गौरतलब है कि फ्रांस और पश्चिमी देशों में किस करने को अभिवादन के एक तरीके के तौर पर देखा जाता है। हालांकि इस इंटीमेट तस्वीर को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ लोग इसे अश्लील बता रहे हैं, साथ ही इसे राष्ट्रपति पद की गरिमा के लिए उचित नहीं होना बताया जा रहा है। कुछ यूजर्स इसे शर्मनाक बता रहे हैं। इस तस्वीर को अब तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 4 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। पेरिस ओलंपिक 2024 में उस वक्त एक अजीबोगरीब मामला सामने आया जब खेलों के छठे दिन महिलाओं की 66 किलोग्राम मुक्केबाजी के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में इटली की एंजेला कैरेनी का सामना अल्जीरिया की ईमान खलीफ से था, लेकिन यह मुकाबला मात्र 46 सेकंड के अंदर ही खत्म हो गया। अल्जीरियाई मुक्केबाज के मुक्कों की बौछार के बाद कैरेनी चोटिल होकर अपने घुटनों पर गिर गई और रिंग के बीच में बेकाबू होकर रोने लगी और मैदान से बाहर चली गई, जिससे खेल जगत में काफी हंगामा शुरू हुआ। कुछ लोग खलीफ पर बायोलॉजिकली मेल होने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इन सब आरोपों का खंडन कर खलीफ का बचाव किया है। इस मामले पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पेरिस ओलंपिक 2024 की आलोचना की। जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, टेस्टोस्टेरोन के इस लेवल के साथ ये एक सामान्य प्रतियोगिता नहीं है। मर्दाना विशेषताओं वाले एथलीटों को विमेन कंपटीशन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। जॉर्जिया मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया पर एंजेला कैरेनी के फेवर पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे पता है तुम हार नहीं मानोगी एंजेला, और मुझे पता है कि आखिरकार फेयर कंपटीशन में एक दिन सब कुछ तुम हासिल करोगी जिसकी तुम हकदार हो। दुनिया भर की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।